नहीं है। शिक्षण का उद्देश्य होता है विद्यार्थी को ज्ञान उपलब्ध कराना, विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना, विद्यार्थी को बताना कि पढ़ने से कुछ प्राप्त नहीं होता या उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों को ज्ञान उपलब्ध कराना शिक्षण का क्या होता है, उद्देश्य होता है। शिक्षण की प्रक्रिया एक त्रिस्तरीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आता है छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम या ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी, यानी कि ये सभी छात्र, पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षण की प्रक्रिया एक त्रिस्तरीय प्रक्रिया के रूप में ये सारी चीजें आती हैं। शिक्षण 4 चरणों वाली प्रक्रिया है। योजना, निर्देशन, मापन तथा मूल्यांकन। शिक्षण के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? पहला हब तथा डंकन का, दूसरा वाइगोत्स्की एवं पियाजे का, तीसरा हर्जबर्ग एवं साइमन का, या चौथा मास्लो एवं बर्टन का। तो इसका सी जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हब एंड डंकन ने यह कहा था कि शिक्षण 4 चरणों वाली प्रक्रिया होती है जिसके अंदर योजना, निर्देशन, मापन तथा मूल्यांकन ये सब शामिल होता है। शिक्षा एक ऐसी क्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है? पहला ज्ञान, दूसरा कौशल, तीसरा अनुभव या चौथा अभिवृत्ति। तो मैं आपको बता दूं कि ज्ञान, नॉलेज, कौशल, स्किल्स, अनुभव, एक्सपीरियंस और अभिवृत्ति यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग ये सभी इसके अंदर आती है। किसके अंदर? शिक्षा के प्रक्रिया के अंदर। अधिगम व्यक्ति के दृष्टिकोण, सोच एवं व्यवहार में बदलाव लाता है। निम्न में से कौन सा परिवर्तन अधिगम का परिणाम नहीं है? पहला मानसिक परिवर्तन, दूसरा सामाजिक परिवर्तन, तीसरा शारीरिक परिवर्तन या चौथा नैतिक परिवर्तन। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बच्चा, कोई बालक या कोई व्यक्ति अधिगम यानी शिक्षा प्रदान करता है तो उसके मानसिक परिवर्तन होगा, उसका सामाजिक परिवर्तन होगा, उसका नैतिक परिवर्तन होगा। लेकिन उसके खान पान की वजह से यानी उसके खाने पीने की वजह से शारीरिक परिवर्तन होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शारीरिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें अधिगम की वजह से ये परिवर्तन नहीं होता है और ये तीनों परिवर्तन अधिगम की वजह से होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा शारीरिक परिवर्तन। प्रतिरक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से विकास होता है सामान्य कौशल का, विशिष्ट कौशल का, सामान्य तथा विशिष्ट दोनों का, किसी भी प्रकार के कौशल का नहीं। तो प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के माध्यम से किस चीज़ का विकास होता है? सामान्य कौशल का, विशिष्ट कौशल का, सामान्य तथा विशिष्ट दोनों का मिला जुला रूप, या किसी प्रकार के कौशल का नहीं। तो इसका सही जवाब होगा कि अगर ट्रेनिंग की जाएगी तो विशिष्ट कौशल का क्या होगा? किसी बच्चे के अंदर, किसी बालक के अंदर विकास होगा। आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि सामान्य तथा विशिष्ट दोनों का मिला जुला रूप भी प्रशिक्षण के माध्यम से विकास होता है, लेकिन जब ट्रेनिंग दी जा रही है तो किसी विशिष्ट कौशल के रूप में ही उसको बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि विशिष्ट कौशल का प्रशिक्षण के माध्यम से विकास होता है। अध्यापन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के डेस को उचित दिशा में प्रभावित करना अर्थात उसके डेस को उचित दिशा में प्रभावी बनाना होता है। तो मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि जहां पे व्यवहार हो और अधिगम हो, आप वहाँ पे उस चीज़ को आप टिक लगा सकते हैं, क्योंकि व्यवहार एक ऐसा शब्द है, एक पॉजिटिव टैग है जिसके अंदर उस बच्चे का व्यक्तित्व, उसका ज्ञान और साथ ही साथ उसका परीक्षाफल ये सब शामिल हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका सही जवाब होगा व्यवहार अधिगम, यानी कि अध्यापन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के व्यवहार को उचित दिशा में प्रभावित करना अर्थात उसके अधिगम को उचित दिशा में प्रभावी बनाना होता है। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु होते हैं जो शिक्षार्थियों के लिए बेहद महत्व के विषय हैं। वे हैं उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, क्रियाएं, तीसरा विद्यार्थी का मूल निर्धारण करना या चौथा उपयोग सभी। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपयोग सभी। एक ऐसी प्रक्रियाएं हैं उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, क्रियाएं, विद्यार्थी का मूल्य निर्धारण करना जो शैक्षणिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु होते हैं। अध्यापक को विद्यार्थी को अनुभव प्राप्त कराने के लिए क्या करना चाहिए? पहला, शिक्षण का परंपरागत तकनीक अपनानी चाहिए। दूसरा, शिक्षण के लिए केवल एक विधि को अपनाना चाहिए। तीसरा, शिक्षण के लिए विभिन्न तरीके को अपनाना चाहिए। उपयोग में से कोई नहीं। तो अध्यापक को विद्यार्थी के अनुभव प्राप्त कराने के लिए क्या क्या करना चाहिए? हम शिक्षण के लिए विभिन्न तरीके को अपना सकते हैं, यानी एक टीचर विभिन्न तरीके अपनाएगा तो बच्चे के अंदर कई अवसर उसे उपलब्ध कराएगा, तो कई सारी चीज़ें बच्चे के अंदर क्या होगी? विकास होगी और डेवलप होगी। अध्यापन एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है या बहुध्रुवीय प्रक्रिया है? अध्यापन यानी कि टीचिंग कौन सी प्रक्रिया होती है? तो मैं आपको बता दूं टीचिंग के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। पहला पाठन, दूसरा होता है पाठ्यपुस्तक और तीसरा होता है बच्चों को पढ़ाने वाला शिक्षक। यानी कि हम कह सकते हैं कि त्रिध्रुवीय अध्यापन एक प्रक्रिया होती है जो त्रिध्रुवीय होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता से संबंधित निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों का पालन किया जाता है? पहला, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। दूसरा, छात्र केंद्रितता का सिद्धांत। तीसरा, सक्रिय सहयोग का सिद्धांत। केवल ए, केवल बी, केवल सी या ये सभी?
तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, छात्र केंद्रितता का सिद्धांत, सक्रिय सहयोग का सिद्धांत, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अधिगमकर्ता से संबंधित निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों का पालन करना किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, इसका सी जवाब ये सभी होगा, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता का भी सिद्धांत एक प्रकार का अधिगम प्रक्रिया का सिद्धांत है, छात्र केंद्रितता का सिद्धांत भी अधिगम प्रक्रिया का सिद्धांत है और सक्रिय सहयोग का सिद्धांत भी अधिगम प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संसार का कोई भी व्यक्ति योग्यता, क्षमता तथा कुशलता में एक समान नहीं हो सकता। यह अधिगम के किस सिद्धांत को निरूपित करता है? सक्रिय सहयोग लेने का सिद्धांत, छात्र केंद्रितता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत या चौथा उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें यह बताया जाता है कि संसार का कोई भी व्यक्ति योग्यता, क्षमता तथा कुशलता में एक समान नहीं हो सकता। अधिगम का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, छात्रों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं लाना, छात्रों को अपने मार्ग से विचलित करना या उपयोग में से कोई नहीं। तो यहाँ हमें पॉजिटिव टेक पकड़ना है। यहाँ तो इसका गलत जवाब ये है, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि ये व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला रहा है या मार्ग विचलन करने की बात हो रही है, उपयोग में से कोई नहीं, इसका कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे लॉजिक और सेंस दोनों बन रहा है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम का मुख्य उद्देश्य होता है। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण व्यय रचनाओं में अंतर होता है पाठ्यपुस्तक का, उद्देश्यों का, प्रारूप का या अधिनियमों का। तो शिक्षण विधियों तथा शिक्षण व्यय रचनाओं में अंतर होता है उसके मुख्य हम कह सकते हैं प्रारूप का, यानी कि उसके बनावट का, उसे बनाने का तरीके का हम लोग शिक्षण विधियों और शिक्षण व्यय रचनाओं में अंतर कर सकते हैं। मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूँ कि प्रारूप क्या होता है। प्रारूप का मतलब होता है एक तरह का उसका नक्शा। नक्शा मीन्स कि उसका करिकुलम बनाना। हम कह सकते हैं कि जब करिकुलम बनाया जाता है तो वहाँ पे शिक्षण व्यू यानी कि शिक्षण टेक्निक की बात की जाती है, शिक्षण विधियों यानी कि शिक्षण मेथड की बात की जाती है, टीचिंग मेथड और टीचिंग टेक्निक की बात की जाती है। तो इन दोनों का जो तरीका होता है थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट होता है। अध्यापन में शैक्षिक तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ शैक्षिक तकनीक की विशेषता क्या है, यानी कि टीचिंग टेक्निक की बात हो रही है, यहाँ वैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित होती है, यह मनोवैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित होती है, यह शिक्षण अधिगम को प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाती है, यह उपयोग सभी। तो हम ये कह सकते हैं कि अध्यापन में शैक्षिक तकनीक उपयोग सभी, ये वैज्ञानिक प्रयोगों पर भी आधारित होती है, यह मनोवैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित होती है, यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली भी क्या करती है, बनाती है। तो इसका सी जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 उपयोग सभी। सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में यह कथन सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है किस मनोवैज्ञानिक का है? तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट डी एलन साहब ऐसे थे जिन्होंने डी एलन इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में बहुत सारी चीजें क्या की थी, बताई थी। डी एलन सूक्ष्म शिक्षण किस सिद्धांत पर बल देता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, सूक्ष्म शिक्षण किस सिद्धांत पे बल देता है? एकल कौशल प्रशिक्षण पे, द्वि कौशल प्रशिक्षण पे, बहु कौशल प्रशिक्षण पे या उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण एकल कौशल पर प्रशिक्षण पर बल देता है। तो एकल कौशल का मतलब होता है कि एक कौशल। सूक्ष्म शिक्षण वहाँ दिया जाता है जहाँ बच्चों की, मान लीजिए कि हम लोग कोई क्लास ले रहे हैं, उस क्लास में 35 बच्चे हैं, 35 बच्चों में से 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको और प्रॉब्लम, मतलब कि उसको एक्स्ट्रा क्लास की नीड है। तब हम वहाँ पे 15 से 20 मिनट या 30 से 35 मिनट की एक क्लास लेते हैं जिसे एक्स्ट्रा क्लास या फिर सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। इसमें बच्चे का एक कौशल प्रशिक्षण पे काम किया जाता है, यानी कि जिन बच्चों को कोई डाउट होता है उनको अच्छे से क्लियर किया जाता है इस शिक्षण के जरिए। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल शिक्षण कौशल का उदाहरण है? प्रश्न पूछना, विन्यास प्रेरणा, पुनर्बलन या यह सभी। तो आपको पहले मैं बता दूं कि प्रश्न पूछना का मतलब होता है कोई भी सवाल पूछना, विन्यास प्रेरणा का मतलब होता है कि कोई चीज़ पढ़ी और उससे हमें मोटिवेशन मिला। तीसरा है पूर्ण बलन यानी रेनफोर्समेंट, यानी कि बच्चों के अंदर अगर कोई गलती हो रही है तो उसको सुधारा जाए, ना कि उसको और बढ़ावा दिया जाए और प्रॉब्लम में उसको डाला जाए। तो सुधारना पूर्ण बलन होता है, विन्यास प्रेरणा किसी चीज़ से मोटिवेशन देना और प्रश्न पूछना मतलब कोई सवाल पूछना या ये सभी। तो इसका सी जवाब क्या होगा? इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कौशल शिक्षण कौशल का उदाहरण है? तो प्रश्न पूछना भी शिक्षण कौशल है, विन्यास प्रेरणा भी शिक्षण कौशल है और पूर्ण बलन भी क्या है, टीचिंग स्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण विधियों में डेस तथा डेस को महत्व दिया जाता है। कार्य प्रस्तुतिकरण, रणनीति प्रयोग, उद्देश्य महत्व। तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ पॉजिटिव टेक में कि जब भी प्रस्तुतिकरण की बात हो, प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है कि जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट वर्क करते हैं तो प्रोजेक्ट वर्क में प्रस्तुतिकरण होता है। तो प्रस्तुतिकरण में कार्य और प्रस्तुतिकरण, जहाँ भी प्रस्तुतिकरण आता है आप वहाँ पे आंख बंद करके प्रस्तुतिकरण पर टिक लगा सकते हैं, वो सवाल का जवाब सही होगा। यानी शिक्षण विधियों में कार्य तथा प्रस्तुतिकरण का महत्व दिया जाता है।
शिक्षण व्यवहार का अर्थ है शिक्षा की रणनीति का निर्माण एवं उसका प्रयोग, शिक्षण का तरीका, अध्यापक को स्वयं में अपने व्यवहार को सुधारना या उपयोग सभी। शिक्षण व्यवहार का अर्थ क्या है? शिक्षा की रणनीति का निर्माण एवं उसका प्रयोग भी और शिक्षण का तरीका भी, अध्यापक को स्वयं में अपने व्यवहार को सुधारना और उपयोग सभी, यानी ये चारों क्या सॉरी ये तीनों क्या होगा? सही जवाब होगा। शिक्षण अधिगम लिखा है कि शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य है बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, बालक को पढ़ाना, बालक को खेलने से रोककर उसे अध्ययन में लगाना या बालक को केवल पाठ्य पुस्तक में पढ़ने के लिए प्रेरित करना। तो यहाँ क्वेश्चन को समझने से आंसर जानने से पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि शिक्षण अधिगम यानी कि टीचिंग लर्निंग में या फिर कह सकते हो कि टीचिंग के टाइम में शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है? बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। अभिप्रेरित मतलब होता है मोटिवेट करना, यानी कि उसको अच्छे से समझा करके बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के हर एक चीज़ बताना जिससे कि उस चैप्टर में क्या फ़ायदा है, उससे पढ़ने से उसको क्या फ़ायदा होगा, आगे चल के उसको क्या फ़ायदा होगा। बालक को पढ़ाना, बालक को खेलने से रोककर उसे अध्ययन में लगाना, यानी कि उसे मतलब अगर मान लीजिए बच्चे का पढ़ाई के साथ साथ खेलने का भी मन है, अगर आप खेलने से रोक देंगे तो बच्चा क्या होगा? पूरी तरह से डिप्रेस हो जाएगा, भले वो मेंटली प्रिपेयर हो बट फिजिकली क्या होगा? वो कमज़ोर हो जाएगा। बालक को केवल, यहाँ जो केवल है नेगेटिव टैग है, जहाँ भी केवल है आप डायरेक्ट उसको कट कर दीजिएगा क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि केवल पाठ्य पुस्तक से पढ़ने से बच्चा प्रेरित नहीं होगा, उसको हर एक को करिकुलर एक्टिविटी के साथ साथ हर एक एक्टिविटी करानी होती है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षक का प्रमुख कार्य है बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण विधि का प्रकार है? शिक्षक नियंत्रित अनुदेशन, समूह नियंत्रित अनुदेशन, शिक्षण एवं छात्र नियंत्रित अनुदेशन या उपयुक्त सभी। तो इसका सी जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि शिक्षक नियंत्रित अनुदेशन भी शिक्षण विधि है, समूह नियंत्रित अनुदेशन भी शिक्षण विधि और शिक्षा छात्र नियंत्रित अनुदेशन भी क्या है? शिक्षण विधि है। केलर योजना अभिक्रमित अनुदेशन तथा खेल विधि शिक्षण विधि के किस प्रकार के अंतर्गत आता है? पहला शिक्षक नियंत्रित अनुदेशन, दूसरा छात्र नियंत्रित अनुदेशन, तीसरा समूह नियंत्रित अनुदेशन या चौथा शिक्षक एवं छात्र नियंत्रित अनुदेशन। तो केलर योजना के बारे में मैं आपको बता दूं कि केलर योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। इसके अंतर्गत छात्र नियंत्रित अनुदेशन के बारे में बात की जाती है और छात्र नियंत्रित अनुदेशन का मतलब होता है कि जिसमें छात्र के बारे में और छात्र से रिलेटेड ऐसी चीज़ों के अनुदेशन की बात की जा रही हो जिसमें खेल विधि तथा शिक्षण विधि के प्रकार आते हैं और इसमें एक स्टेप बाय स्टेप बच्चे के अंदर किस तरह से किस टाइम पे एक को करिकुलर एक्टिविटी बनाई जाती है, जिसमें बच्चे को हर एक टाइम टेबल चार्ट बनता है जिसमें बच्चे से रिलेटेड यानी कि बच्चे के अकॉर्डिंग ही, बालक के अकॉर्डिंग ही टाइम टेबल बनता है कि किस टाइम पे इसको पढ़ना है, किस टाइम पे इसको किसी काम को कराना है, किस टाइम पे इसको गेम खिलाना है या किस टाइम पे इसको हर एक चीज़ करनी है जो इसके फ़ायदे की हो। तो ये केलर योजना के अंदर आता है। प्रश्नोत्तर विधि, अन्वेषण विधि, सामूहिक वाद विवाद विधि शिक्षण विधि के किस अंग का भाग है? पहला शिक्षक एवं छात्र नियंत्रित अनुदेशन, दूसरा समूह नियंत्रित अनुदेशन, तीसरा छात्र नियंत्रित अनुदेशन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षक एवं छात्र नियंत्रित अनुदेशन, प्रश्नोत्तर विधि, अन्वेषण विधि और सामूहिक वाद विवाद विधि इस शिक्षण विधि के अंतर्गत या भाग इसके हैं, शिक्षक और छात्र नियंत्रित अनुदेशन। बागवानी शिक्षा पद्धति के जनक कौन है? निम्नलिखित में से कौन है? फ्रोवेल, मास्लो, यंग या वाइगोत्स्की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्रोवेल ऐसे हैं जिन्होंने बागवानी शिक्षा पद्धति के बारे में जनक इनको माना जाता है। आगे चल के हम फ्रोवेल के बारे में बात करेंगे, किंडरगार्टन के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और आने वाली वीडियो में मैं आपको बता दूं कि सीटेट के चैप्टर 1 से लेकर के जितने भी चैप्टर होंगे स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरी की पूरी सीरीज, जिसमें हम लोग पूरी डीपली एक एक चीज़ के बारे में बारीक जानेंगे और ये चीज़ करने के बाद आपको किसी भी तरह से सीटेट में प्रॉब्लम नहीं होगी। बस बने रहिए A1 शिक्षा पे। किंडरगार्टन प्रणाली के तहत बच्चों को किस प्रकार से सिखाने पर बल दिया जाता है? खेल के माध्यम से, कक्षा अध्ययन के माध्यम से, निजी ट्यूशन के माध्यम से, स्वयं करके सीखने के माध्यम से। तो किंडरगार्टन से आपको समझ में आ ही रहा है कि किंडरगार्टन एक ऐसा मेथड था जिसमें बच्चों को खेल खेल में चीज़ें सिखाई जाती थी, अभी भी सिखाई जाती है किंडरगार्टन में, जहाँ बच्चों को कहीं एक्टिविटी कराई जाती है, छोटे छोटे खेल कराए जाते हैं और उस खेल के माध्यम से बच्चों को मान लीजिए कि हमें खेलना है अपोजिट, हमें लर्न करना है, बच्चों को सिखाना है अपोजिट वर्ड। क्या सिखाना है? हमें बच्चों को सिखाना है अपोजिट वर्ड। तो कैसे सिखाएंगे? मान लीजिए कि अपोजिट वर्ड आप सिखा रहे हैं तो अप होता है, अप का क्या होता है? डाउन होता है। मैंने कहा राइट, राइट का क्या होता है? लेफ्ट होता है। अब इसको सिखाना है खेल खेल में बच्चों को, तो हम गेम में क्या करेंगे? बच्चों को एक तरह से एक्सरसाइज भी करा सकते हैं। मान लीजिए हम दोनों हाथों को क्या कर देंगे? ऊपर करेंगे और कहेंगे बच्चों ये होता है अप।
अब डाउन की बात हो रही है तो डाउन क्या होगा, हाथ क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे, ये डाउन हो गया। अब बात आती है राइट, तो राइट हैंड को हम उठाएंगे या फिर एक तरह से डांस भी स्टेप कर सकते हैं, या चाहे आप तो एक्सरसाइज स्टाइल में भी इसको सिखा सकते हैं अपोजिट वर्ड को। तो ये सब चीज़ें किसमें होती है, किंडरगार्टन मेथड यानी खेल के माध्यम से। प्रोजेक्ट परियोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया था, तो प्रोजेक्ट की बात जब आ जाए, प्रोजेक्ट तो पी से प्रोजेक्ट याद रखिएगा, मैं इजी आपको बताता हूँ, और पी से पैट्रिक साहब याद रखिएगा। यानी कि प्रोजेक्ट परियोजना विधि का जो प्रतिपादन करने वाले थे वो किल पैट्रिक थे, पी से पैट्रिक। निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी डाल्टन शिक्षा विधि की विशेषता है, शिक्षा का स्वरूप व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होना, स्वयं कंठ के अनुभव के माध्यम से सीखने पर बल, एक निश्चित समय में निश्चित कार्य पर बल, या उपयोग सभी। तो निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी डाल्टन शिक्षा विधि की विशेषता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, ये सभी डाल्टन शिक्षा विधि की विशेषता, यानी शिक्षा का स्वरूप व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होना, स्वयं करके अनुभव के माध्यम से सीखने पर बल, और एक निश्चित समय में निश्चित कार्य करने पर बल ही डाल्टन शिक्षा विधि की विशेषता है। अध्यापक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चे के किस आयु में सीखते हैं, शिक्षा की कौन सी विधि इस विचारधारा का पोषण करती है। तो ये अध्यापक का कौन सा विचारधारा इसमें आएगा, पेस्टोलॉजी विधि, डाल्टन विधि, मोंटेसरी विधि, या किंडरगार्टन विधि। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है जो आपको बहुत ज़्यादा समझने की नीड है, कि जब भी पेस्टोलॉजी की बात आ जाए, पेस्टोलॉजी विधि की, तो आप वहाँ पे देखिएगा कि किस आयु में शिक्षा देनी चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, और साथ ही साथ इसमें बच्चों को किस तरह की जानकारी देनी चाहिए। ये सब चीज़ें किस में आती है, पेस्टोलॉजी में। कैसे, किसे और किस आयु में पढ़ाना है, ये कौन सी विधि है, पेस्टोलॉजी विधि है। बाकी ये विधि तो आपको पता है, किंडरगार्टन विधि खेल विधि है, मोंटेसरी विधि बच्चों की विधि है, डाल्टन विधि में हमने अभी बात की थी। ये सारी चीज़ें, ये सारी विधियाँ हम लोग आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब लिखा है कि पेस्टोलॉजी विधि किसने दी थी, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ 2 ऑप्शन है, यानी कि ये तो गलत है, यहाँ 2 है, जॉन हेनरी पेस्टोलॉजी या मार्टिन हेनरी पेस्टोलॉजी। तो इसका सी जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, जॉन हेनरी पेस्टोलॉजी। एक ऐसे महान ये थे, साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेस्टोलॉजी विधि को अपनाया, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला कि अध्यापक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को किस आयु में सीखते हैं, और शिक्षा की कौन सी विधि बच्चों को पढ़ा करके सिखानी है, जिससे कि किस विधि का इस्तेमाल करके बच्चे क्या हो सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। इसको प्रतिपादन करने वाले कौन थे, इस विधि का नाम पेस्टोलॉजी रखा गया, और इसको प्रतिपादन करने वाले जनक जॉन हेनरी पेस्टोलॉजी थे। अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को सरल और प्रभावशाली बनाने के हेतु विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। वे केवल दृश्य सामग्री, केवल श्रव्य सहायक सामग्री, केवल दृश्य श्रव्य सामग्री, या दृश्य श्रव्य सहायक एवं दृश्य श्रव्य सामग्री। तो अधिगम अध्यापन की प्रक्रिया को सरल और प्रभावशाली इफेक्टिव बनाने के लिए किन शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ये सारी की सारी। यहाँ पे केवल, केवल और केवल क्या होता है, पॉजिटिव टेग होता है। तो आप आंख बंद करके मैंने बताया था ना कि जहाँ केवल आ जाए वो पॉजिटिव नहीं, निगेटिव टेग होता है, और इसका सी जवाब होगा दृश्य श्रव्य सहायक एवं दृश्य श्रव्य सामग्री। अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को सरल प्रभावशाली बनाने हेतु विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी होनी चाहिए, जो शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्ति में सहायता दे, जो सुंदर तथा आकर्षक हो, जो बालकों को विचलित करने वाला हो, बालकों को रुचि को बढ़ाने वाला हो। तो आपको मैं बता दूं, दृश्य श्रव्य सामग्री का मतलब तो सबको पता ही होगा कि क्या होता है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन कहता है, कई बार ना क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें बच्चे सही होने के बावजूद भी गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को समझते नहीं है। यहाँ लिखा है कि दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी होनी चाहिए पढ़ लेते हैं बच्चे, नहीं को नहीं पढ़ते हैं, जिस वजह से क्या होता है, वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होकर के सही मतलब सही वाले स्टेटमेंट को टिक लगा देते हैं और गलत वाले स्टेटमेंट को छोड़ देते हैं। यहाँ जब भी नहीं की बात हो किसी स्टेटमेंट में, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर भी होगा वो नहीं यानी निगेटिव में ही होगा। तो यहाँ जो पहला सेंटेंस लिखा है कि जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे, सहायता अच्छा टेग है। सुंदर तथा आकर्षक हो, सुंदर तथा आकर्षक पॉजिटिव टेग है। बालक को रुचि को बढ़ाने वाला हो, बिल्कुल रुचि को बढ़ाने वाला हो। बालक को विचलित करने वाला हो, बिल्कुल गलत, यानी कि इसका सी जवाब ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। आगे बढ़ते हैं। बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सर्वाधिक मदद करता है भ्रमण, चार्ट, नमूना या कंप्यूटर। अब मुझे बताइए कि मान लीजिए बच्चा कोई एक्सपीरियंस लेना चाहता है, तो एक चार्ट पेपर है जिसके अंदर हमने मैप वगैरह या फिर बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे झरना है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे ये है, तो हम लोग क्या उसके माध्यम से बच्चा जल्दी समझ जाएगा और ज़्यादा मदद मिलेगा उसको। या कंप्यूटर में उसने सर्च किया गूगल पे कि यहाँ पे कहाँ पे ये होता है,
कह सकते हो कि कहाँ पे अंतरिक्ष की काम होता है, कहाँ पे इसरो का काम होता है, कहाँ पे इस जंगल का नाम कैसे पड़ा, या फिर गूगल पे वो कई सारी चीज़ें सीख रहा है या कि खोज रहा है, तो इससे ज़्यादा फायदा होगा। या फिर कंप्यूटर से, या फिर नमूना, कोई चीज़ का नमूना, यानी कि आप कह सकते हो कि मान लीजिए मैंने एक ग्लोब लिया। ग्लोब मतलब किसका ग्लोब होता है, ये पृथ्वी का ग्लोब है। ये पूरा नमूना मैंने लिया और बताया कि यहाँ पे इस नदी का, यहाँ पे गंगा नदी है, यहाँ पे जमुना नदी है, यहाँ सरस्वती नदी है, यहाँ पे इंडिया का मैप है। या फिर उसे भ्रमण किया जाएगा कि मान लीजिए कि आपको एक्सपीरियंस लेना है, आपको एक म्यूज़ियम लेना है, जहाँ म्यूज़ियम में आपको हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस लेना है। तो इसका सी जो आप पहले मैं बता दूं, भ्रमण की वजह से बच्चे के अंदर योग्यताओं का विकास होगा और सबसे ज़्यादा मदद मिलेगा बच्चे को निरीक्षण करने में। क्योंकि बच्चा जब भ्रमण करता है, नई जगह पे जाता है, नई चीज़ें देखता है, तो उसको अंदर कई सारे जिज्ञासा पैदा होते हैं कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, और साथ ही साथ इनका मतलब क्या होता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो ये सारी चीज़ें किससे पता होगी, भ्रमण की वजह से पता चलेगी। बालकों के संदर्भ में वास्तविक पदार्थ का अर्थ होता है वैसी वस्तुएं जिन्हें बालक केवल देखकर अनुभव प्राप्त कर सकता है, वैसी वस्तुएं जिन्हें बालक के स्पर्श को छूकर अनुभव प्राप्त कर सकता है। माफ़ कीजिएगा, इसके दो ऑप्शन हैं, दो ऑप्शन इसमें नहीं है। एक सेकंड देखने दीजिए कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। 34, क्वेश्चन नंबर 34 था। आई थिंक 34 का आंसर मैं बता देता हूँ आपको। 34 का माफ़ कीजिएगा, इसमें नहीं है। तो हम 35 क्वेश्चन देखते हैं कि दृश्य सामग्री बालकों को सिखाने की एक वैज्ञानिक विधि है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन एक दृश्य सामग्री का अंग नहीं है, नमूना, चित्र, रेडियो या रेखा चित्र। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, नमूना यानी कि एक सैंपल पेपर, रेखा चित्र यानी कि एक तरह का मैप कह सकते हैं, चित्र यानी पिक्चर, रेडियो, क्या रेडियो को आप देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इसको क्या कर सकते हो, आप सुन सकते हो, यानी कि इसको आप लिसन कर सकते हो। तो इसका सी जो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ये दृश्य सामग्री का नमूना नहीं है। मैजिक लैंटर्न एक कहानी का नाम है, एक जादूगर द्वारा लिखित एक पुस्तक है, एक फिल्म का नाम है, या एक चित्र प्रदर्शक यंत्र है। तो इसका सी जवाब मैं बता दूं, यह एक तरह का चित्र प्रदर्शक यंत्र है, जिसके अंदर कई सारी चित्र को क्या एक तरह से प्रोजेक्ट पे दिखाया जाता है। कक्षा अध्यापन में दृश्य साधन के रूप में किसका सर्वाधिक प्रयोग होता है, ग्राफ का, चार्ट का, रेखा चित्र का, या ब्लैक बोर्ड का। तो आपको मैं बता दूं कि जब कक्षा में पढ़ाई कराई जाती है तो आप सबको पता है कि ब्लैक बोर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फर्स्ट प्रायोरिटी ब्लैक बोर्ड को ही दी जाती है। सेकेंड प्रायोरिटी आप कह सकते हो रेखा चित्र या चार्ट, थर्ड प्रायोरिटी रेखा चित्र या ग्राफ होती है। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री बच्चों के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र होनी चाहिए, बुलेटिन बोर्ड, चार्ट, ब्लैक बोर्ड या रेखा चित्र। तो इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो बहुत ही आकर्षण वाला होता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिखाई जा सकती है, और साथ ही साथ एक तरह का ये डिजिटल होता है। अब लिखा है एपीडियास्कोप उपकरण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए, किसी वस्तु की नकल उतारने के लिए, किसी वस्तु को बड़ा दिखाने के लिए। तो इसका सही जवाब आप साफ साफ देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सेकेंड। एपीडियास्कोप उपकरण का उपयोग किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए यानी दिखाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रव्य सामग्री के अंतर्गत नहीं है, श्रव्य मतलब सुनना, तो सुनना कौन सा नहीं आता, रेडियो आता है, टेलीफोन आता है, टेप रिकॉर्डर आता है और टेलीविज़न भी आता है। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट बताया जा रहा है कि कौन सा श्रव्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आता। श्रव्य मतलब आप कह सकते हो सुनने के अंतर्गत। तो सुनने के अंतर्गत का मतलब क्या होता है यार, हद होती है। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रव्य सामग्री के अंतर्गत, मतलब कि कौन सा एक ऐसा यंत्र है जो इन चारों में से अलग है। यानी कि रेडियो सिर्फ हम सुन सकते हैं, टेलीफोन सिर्फ सुन सकते हैं, टेप रिकॉर्डर हम सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न में हम सुनने के साथ साथ किसी पिक्चर को देख भी सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा टेलीविज़न। निम्नलिखित में से कौन सा एक दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उदाहरण है, केवल चलचित्र, केवल टेलीविज़न, केवल नाटक, चलचित्र, टेलीविज़न तथा नाटक तीनों। तो एक दृश्य श्रव्य यानी देखने वाला भी और सुनने वाला, तो साफ साफ दिख रहा है चलचित्र, टेलीविज़न तथा नाटक तीनों दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उदाहरण है। और केवल का मतलब नेगेटिव टैग है। किस शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों को उच्च कोटि का पूर्ण बलन प्राप्त होता है, पूर्ण मतलब रेनफोर्समेंट। कोई चीज़ में प्रॉब्लम है, उस चीज़ से उसको पढ़ाया जाए तो बच्चा जल्दी सीख जाता है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके माध्यम से बच्चा बहुत अच्छी चीज़ें सीख सकता है, और ये हाई लेवल का स्टैंडर्ड एजुकेशन होता है। किसकी वजह से, कंप्यूटर की वजह से। किस शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों को उच्च कोटि का पूर्ण बलन प्राप्त होता है, ये अभी कर लिया हमने। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, समानता एवं अंतर देखने और सदृशता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के लिए योग्य बनाना, या चौथा, बड़ी घटना या अवधारणा को अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना।
तो प्रदर्शित नहीं करता है, यहाँ पे नेगेटिव टेक को पकड़ना है हमें। तो साफ साफ यहाँ पे आप देख सकते हो कि विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य, याद करना, रटना, याद करना क्या होता है, नेगेटिव टेक होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड है। सहायता पॉजिटिव टेक हुआ, उपलब्ध कराना ये भी क्या हुआ, पॉजिटिव टेक हुआ। उसी तरह से परिघटना अवधारणा शब्द में अभिव्यक्त करने को विद्यार्थियों को कहना, विद्यार्थी खुद से जब कहेगा तो उसको कई सारी चीज़ें सीखेगा, लेकिन इसका यहाँ याद करने से कहीं लेना देना नहीं है, तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है? दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पे बल देता है, सूचनाओं को याद करने और पुनर्स्मरण द्वारा जांच करने पे बल देता है, शिक्षक को प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, या चौथा अनुकरण की भूमिका पे केंद्रित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा कि सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पे क्या देता है? बल देता है। लिखा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विशेष क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान को दूसरे विशेष क्षेत्रों के ज्ञान के साथ क्या कर सके, जोड़ सके। इससे डेस को बढ़ावा मिलेगा, पूर्ण बलन को, ज्ञान के सहज संबंध तथा अंतरण को, या व्यक्तिगत भिन्नताओं को, या शिक्षार्थी स्वायत्तता को। तो इसका सी जवाब मैं बता दूं ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, ज्ञान के सह संबंध को, यानी कि एक एजुकेशन को दूसरे एजुकेशन से जोड़ करके बढ़ाना ही क्या होता है? ज्ञान का सह संबंध होता है। मान लीजिए एक बच्चे को, तो इसका सही जवाब होगा व्यक्तिगत ज्ञान के से संबंध एवं अंतरण। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। ये सीखने का किस आयाम को उजागर करता है? तो समूह चर्चा मतलब डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, समूह परियोजनाएं मतलब कि प्रैक्टिकल वर्क, भूमिका निर्वाह मतलब कि रोल प्लेइंग कह सकते हो। तो ये किस तरह के सीखने का आयाम को उजागर करता है? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, या प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो यहाँ पे साफ साफ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, यानी कि जब समूह की बात होती है तो समाज समूह से बनता है, तो समूह में बहुत से लोग होते हैं, बहुत तरह के चीज़ें होती हैं, तो ये सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम कर रही है। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य, श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, या इनके अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो इसका सी जवाब मैं बता दूं ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, इनके अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। कुछ बच्चे कहेंगे वो शिक्षार्थी को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, जी नहीं। जब एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य, श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करेगी तो अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है, यानी हर एक तरीके से बच्चा क्या होगा? सीखेगा। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्विस, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल ऑफ लर्निंग, सीबीएसई का फुल फॉर्म पहले बता देता हूँ क्या होता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये होता है इसका फुल फॉर्म सीबीएसई का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्कूलिंग एजुकेशन कह सकते हैं। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि देश का एक सशक्त साधन है, रोजमर्रा के शिक्षक में होने वाले तनाव को दूर करने वाला, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने वाला, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने वाला, शिक्षकों के भार को हल्का करने वाला। तो सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि के माध्यम से एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह सामाजिक भागीदारिता को क्या बनाता है? सुगम बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता, या शिक्षण का ज्ञान। तो इसका सी जवाब ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट, यानी कि योजना की दृढ़ता पाठ्य योजना में शामिल नहीं होता है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट गलत है और एक स्टेटमेंट सबसे बेस्ट है, तो मैं आपको सबसे बेस्ट स्टेटमेंट पहले ही बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बेस्ट स्टेटमेंट है कि शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के, यानी कॉग्निटिव स्टाइल के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक स्टाइल यानी शैली की पहचान करनी चाहिए। ये सर्वाधिक उचित अधिकतम है, अधिकतम सर्वाधिक उचित कह सकते हैं, ये अधिगम की प्रणाली है। दूसरा यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं कि शिक्षार्थी में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों से जोड़ बनाए जा सकते हैं। अधिकतम परिणाम लाने के लिए अधिकतम परिणाम नेगेटिव टैग है। समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को कक्षा में रखना चाहिए। यहाँ पे एक कक्षा यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ये तीनों गलत है और इसका जो बेस्ट टैग है वो फर्स्ट है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? पहला, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। दूसरा, विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों के अलग करना। तीसरा, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। या चौथा, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना। लिखा है कि सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने योग्य है, प्रास्ट्रो लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, या चौथा ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। तो सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन होता है? सृजनात्मक शिक्षार्थी वो होता है जो चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। तीसरा, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। या चौथा, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो इसका सी जवाब ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जब जुड़ते हैं तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को विकसित कर पाते हैं। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डेज के लिए है। पहला, शिक्षार्थियों को सृजनात्मकता मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। दूसरा, विभिन्न व्यवसाय के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए। तीसरा, विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए। चौथा, अभिभावक को संतुष्ट करने के लिए। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना जरूरी है। प्रतिभाशाली बच्चे बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। दूसरा, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावत अच्छा निष्पादन करते हैं। तीसरा, सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतक्रिया में अच्छे नहीं होते। या चौथा, सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। तो इसका सी जवाब होगा बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन यानी एक्सेलरेशन का अर्थ है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। दूसरा, आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। तीसरा, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। या चौथा, सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर को छोड़कर अगले उच्च स्तर में प्रोन्नत करना। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला, अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना। दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। तीसरा, 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना। या चौथा, शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। ये प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त गतिविधि है। लिखा है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है अभिसारी चिंतक वाले, अपसारी चिंतन वाले, बहुमुखी या बहुत परिश्रमी। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अपसारिक चिंतक वालों को प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कहते हैं और वही अभिसारी चिंतक वालों को सृजनात्मक शिक्षार्थी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य असाइनमेंट प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है? पहला, विभिन्न विषयों थीम्स को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। दूसरा, संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त करने के लिए कहना। या तीसरा, विद्यार्थियों अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास। या चौथा, उसे अपने समवयस्की साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उनकी शक्तियों को दिशा मिल सके। तो इसका सी जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, विभिन्न विषयों थीम्स को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। योग्यता एवं योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? छात्र असहिष्णु होते हैं, वे भेदों को स्वीकार नहीं करते। विभिन्न योग्यताएं वाले समूह को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। तीसरा, विद्यार्थी सम समूहों में बेहतर सीखते हैं। या चौथा, अबाध और प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी यानी होमोजीनियस होना चाहिए। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, विभिन्न योग्यता समूह को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। रेणु जूली प्रतिभाशाली की अपनी डेस्ट परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। 4 पंक्तिय, टियर, 4 स्तरीय, त्रिवृत्तीय या त्रिमुखीय। तो इसका सी जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, वे त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थियों में बदलाव आता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मकता बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो इसका सी जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं।
शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, उनके उत्तर तटस्थ करने के लिए कहकर, उन्हें प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न देकर या उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। तो इसका सी जवाब होगा उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर बच्चों को सृजनात्मक विचारों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। विभिन्न तरीका यहाँ पॉजिटिव टैग है, तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में आप ये जवाब इसका ज़्यादातर सही होता है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवृत्ता पर बल देते हैं, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तथा कम करने की प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, उन्हें चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों से व्यस्त रहने के अवसर देते हैं या उन्हें आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो इसका सी जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा, उन्हें चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। है कि विकलांग बालक ऐसे होते हैं जो केवल मानसिक रूप से दोषयुक्त हो, केवल शारीरिक रूप से दोषयुक्त हो, केवल संवेदनात्मक रूप से दोषयुक्त हो या मानसिक, शारीरिक एवं संवेदनात्मक तीनों रूप से दोषयुक्त हो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 कि मानसिक, शारीरिक और संवेदनात्मक रूप तीनों रूप से वो क्या हो, दोषयुक्त हो। लिखा है कि ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं से भाग लेने से रोकता है या सीमित रखता है। विकलांग बालकों के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? डी फोर्स का, ए एडलर का, तीसरा क्रो एम क्रो का या चौथा किम्बल यंग का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 क्रो एम क्रो का। अंग संचालन में दोष युक्त छात्रों को किस प्रकार की समस्या होती है? पहला बैठने की समस्या, दूसरा सोने की समस्या, तीसरा लिखने की समस्या, चौथा किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 लिखने की समस्या। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIVH स्थित है कहाँ? शिमला में, कोलकाता में, देहरादून में या चौथा दिल्ली में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 देहरादून में। दोषयुक्त छात्रों को शिक्षा देनी चाहिए, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था अलग से हो। वे पढ़ाई के योग्य नहीं है इसलिए उनके लिए किसी भी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो। उन्हें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें दृष्टि दोष वाले छात्रों के साथ शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। इसका सी जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 उन्हें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देनी चाहिए। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है। उसके दैनिक कार्य में उससे माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो CD के जरिए सहायता प्रदान करना चाहिए। या चौथा कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो इसका सी जवाब है कि कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो CD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए न्यून दृष्टि वाले बच्चों के लिए। निम्न में से कौन सा कारण स्वर्ण दोष का कारण है? पहला कान की बनावट में दोष, दूसरा कानों का अक्सर बहते रहना, तीसरा कानों में दर्द की शिकायत या चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी स्वर्ण दोष यानी कान के दोष का क्या है? कारण है। मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान होती है बुद्धि लब्धि का तीव्र होना, पढ़ाई में मजबूत होना, उच्च स्मरण क्षमता का होना, बुद्धि लब्धि का कम होना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 बुद्धि लब्धि का कम होना। यह मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान होती है। प्रिया एक मानसिक रूप से विकलांग बालिका है, उसकी क्या समस्या हो सकती है? पहला आत्मविश्वास में कमी, दूसरा सीमित बातचीत करना, तीसरा स्वयं के कार्यों में कठिनाई महसूस करना या उपयुक्त सभी। तो इसका सी जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा उपयुक्त सभी, उसके अंदर समस्याएं हो सकती हैं। निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की अशक्तता कौन सी है? मौखिक मतलब कि बोल के सीखने की अशक्तता प्रॉब्लम क्या है? डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, अफेजिया या डिसलेक्सिया। तो इसका सी जवाब ऑप्शन नंबर 3 है अफेजिया। एक ऐसी अशक्तता का नाम होती है जो मौखिक रूप से सीखने की प्रॉब्लम में आती है। वही डिस्ग्राफिया लिखने की प्रॉब्लम होती है, डिस्कैल्कुलिया गणित संबंधी प्रॉब्लम होती है और डिसलेक्सिया सुनने संबंधी और किसी काम को करने संबंधी प्रॉब्लम होती है। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः क्षमता को क्या कहते हैं? मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 डिस्फेजिया। डेस मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तनाव, पिछलापन, डिसलेक्सिया उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 डिसलेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है अर्थात 6 को D के मध्य अंतर नहीं कर पाता तो ये क्या है? दृष्टि दोष, सीखने में अक्षम, मानसिक दोष या मानसिक क्षय। इसका सही जवाब होगा सेकंड ऑप्शन, सीखने में वो थोड़ा सा अक्षम है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से डेस की समस्या से संबंधित है, सुनने, पढ़ने, बोलने या लिखने। तो इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। डिस्प्रेक्सिया एक बीमारी जिसका संबंध हृदय से है, तंत्रिका तंत्र से है, फेफड़े से या श्वसन से है। इसका सही जवाब होगा तंत्रिका तंत्र से। डिस्प्रेक्सिया एक बीमारी होती है जो रिलेटेड करती है तंत्रिका तंत्र से। है कि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको डेस से है। पहला जातिवाद भेदभाव से ऊपर उठकर पुरस्कृत करने से, दूसरा समाविष्ट करने से, तीसरा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने से, या चौथा पढ़ने के लिए बाध्य करने से। इसका सी जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 सेकेंड समाविष्ट करने से यानी सबको एक साथ लेकर के चलने से।
लिखा है डेस के अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। पहला समावेशी शिक्षा, दूसरा बालक केंद्रित शिक्षा, तीसरा प्रगतिशील शिक्षा या चौथा सर्वोदय शिक्षा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंदर सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश करने से नहीं रोका जाता है। समावेशन का अर्थ होता है जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा प्रबंध सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, दूसरा इनकी शिक्षा की व्यवस्था अलग होनी चाहिए, सामान्य बच्चों के साथ इन्हें नहीं मिलाना चाहिए, या चौथा उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा कि जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है? पहला असमर्थ बालकों को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाना, या दूसरा बालकों में जागरूकता एवं उत्सुकता का विकास करना, या तीसरा बालकों को आत्मनिर्भर बनाना, या चौथा उपयोग सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपयोग सभी, यानी बालकों में जागरूकता एवं उत्सुकता का विकास करना, बालकों को आत्मनिर्भर बनाना और उनको असमर्थ बालकों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाना। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि समावेशी शिक्षा में शिक्षा की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? पहला बच्चों के प्रति संवेदनशील, दूसरा विद्यार्थियों के लिए लगाव और धैर्य, तीसरा विद्यार्थियों की क्षमताओं का ज्ञान, या चौथा शिक्षा का सामाजिक आर्थिक स्तर। तो समावेशी शिक्षा में शिक्षा की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 की शिक्षा का सामाजिक आर्थिक स्तर। सामाजिक आर्थिक स्तर शिक्षा का क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। शिक्षा का मेन पर्पज होता है बच्चों को पढ़ाना और उनको एक आत्मनिर्भर बनाना। इस अधिनियम के तहत सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। पहला शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, या चौथा उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किनकी भूमिका है? केवल केंद्र सरकार की, केवल राज्य सरकार की, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों की, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों का यह भूमिका है कि पिछले वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़े। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रमुख समस्या है? पहला अधिकतर परिवारों की निर्धनता, दूसरा विद्यालय में सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा उनका पर्याप्त सम्मान नहीं दिया जाना, तीसरा इनके समाज में शिक्षा के पर्याप्त प्रचार प्रसार का अभाव, या इसमें ऑप्शन है केवल ए, केवल सी, केवल बी, या ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये सभी, यानी कि अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रमुख समस्या अधिकतर परिवारों की निर्धनता, विद्यालय में सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा उनको पर्याप्त सम्मान नहीं दिया जाना, और तीसरा है इनके समाज में शिक्षा का पर्याप्त प्रचार का अभाव। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन का क्या कारण है? पहला अध्यापकों और उनके प्रति उदासीन रवैया, दूसरा निर्धनता, तीसरा शिक्षा का प्रसार प्रसार का अभाव, या चौथा उपयोग सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। यहाँ पे देखा गया है कि अनुसूचित जाति या जनजाति यानी कि नीची कास्ट के लोगों के लिए कई बार अध्यापक का उनके प्रति उदासीन रवैया होता है, निर्धनता की कमी होती है, और तीसरा मुख्य कारण शिक्षा का प्रचार प्रसार में अभाव होता है। अनुसूचित जातियों जनजातियों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। पहला छात्रावास की सुविधा देना चाहिए, दूसरा व्यापक स्तर पर आदिवासी के क्षेत्र में आवासीय विद्यालय खोला जाए, तीसरा पाठ्यक्रम में आदिवासियों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान को सम्मिलित किया जाए, चौथा उपयोग सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये सभी, यानी ये सारे कदम उठाने चाहिए। छात्रावास की सुविधा देनी चाहिए, व्यापक स्तर पर आदिवासी क्षेत्र में आवासीय विद्यालय खोला जाए, पाठ्यक्रम में आदिवासियों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान को सम्मिलित किया जाए। यह अनुसूचित जाति और जनजातियों की शिक्षा की मुख्य धारा में लाने को सरकार को कदम उठाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विविध पृष्ठभूमि के बच्चों के उचित समावेशन के लिए इनमें से क्या महत्वपूर्ण है? संस्थागत सुधार, विद्यालय से आधारित पाठ्यचर्या में सुधार, भाषाई सुधार, या चौथा उपयोग सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपयोग सभी। शिक्षा को सामाजिक देश और देश सामाजिक देश के माध्यम से रूप में कार्य करना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि शिक्षा को परिवर्तन, समतावादी सामाजिक व्यवस्था के माध्यम के रूप में कार्य करना चाहिए, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो शिक्षा की व्यवस्था को महत्वपूर्ण बनाता है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावक के चिंतावृत्ति पे, उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पे, तीसरा दूरदर्शन के प्रभाव पे, चौथा उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उनके अभिभावकों की चिंतावृत्ति पे पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किसे अधिक महत्व देना चाहिए? पहला उच्च वर्ग के बालकों को, दूसरा सभी को समान महत्व देना चाहिए, अनुसूचित जाति के जनजाति के छात्रों के, अत्यंत पिछले वर्ग के छात्रों को। तो इसका सही जवाब आप सब देख सकते हैं कि सभी को समान महत्व देना चाहिए। शिक्षकों को बच्चों में किस गुण का विकास करना चाहिए? केवल रचनात्मक, केवल समीक्षणात्मक, रचनात्मक और समीक्षणात्मक दोनों, उपयोग में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, केवल जहां पे वर्ड आ गया ये समझ जाइए कि ये नेगेटिव टैग है और ये स्टेटमेंट नहीं होगा। रचनात्मक और समीक्षणात्मक दोनों, यानी कि दोनों चीजें बच्चों के अंदर विकास करना चाहिए, एक शिक्षक का ये कर्तव्य होता है। पाठ्यचर्या का उद्देश्य होना चाहिए ये केवल भारतीय समाज की विशेषता पर आधारित हो, ये केवल भारतीय संस्कृति पर आधारित हो, ये भारतीय समाज और संस्कृति दोनों पर आधारित हो, उपयोग में से कोई नहीं। तो ये मैं बता दिया मैंने आपको कि जहां पे केवल टैग आता है वो स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग होता है और इसका सही जवाब होगा ये भारतीय समाज और संस्कृति दोनों पर आधारित हो।
लिखा है कि वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? 90 to 100%, 56 to 74%, 75 to 89% या 35 यानी 35 to 55%। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 56 to 74%, यानी कि बहुत अच्छा या ग्रेड बी दिया जाता है उन बच्चों को जिनका 56 to 74 के बीच में होता है। लिखा है कि वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को सर्वोत्कृष्ट या ए प्लस ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? 90 to 100%, 56 to 74%, 75 to 89% या 35 to 55%। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 90 to 100%। छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? पहला, प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना। दूसरा, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग। तीसरा, तुलनात्मक मूल्यांकन या चौथा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग। उपलब्धि परीक्षण किया जा सकता है शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, चौथा खेल के क्षेत्र में। यानी इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन बी और डी दोनों, ऑप्शन डी और ए दोनों, या ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये सभी। यानी उपलब्धि परीक्षण का हम लोग कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी, व्यवसाय के क्षेत्र में भी, तकनीकी क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में भी। लिखा है व्यवहारिक रूप से रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ नहीं है यह विश्वास करना कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुधारने के लिए शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक आवश्यक है। दूसरा, फीडबैक मुहैया कराना जो विद्यार्थियों को समझने में और अगले कदम उठाने में सहायता करता है। तीसरा, शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य विद्यार्थियों के साथ बांटना। या चौथा, निर्धारण के विद्यार्थियों को शामिल करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह विश्वास कराना कि प्रत्येक विद्यार्थियों को सुधारने के लिए शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक आवश्यक है। लिखा है निम्नलिखित में से परीक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला, मौखिक परीक्षा। दूसरा, लिखित परीक्षा। तीसरा, खुली किताब आधारित परीक्षा। केवल ए, केवल सी, ए और बी, या ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये सभी। ये सभी परीक्षा के प्रकार होते हैं। मार्गदर्शन का प्रयोजन है मूल्यांकन के बहुविध मॉडलों का प्रयोग। दूसरा, मूल्यांकन के एकल मॉडल का प्रयोग। तीसरा, मूल्यांकन के 2 मॉडलों का प्रयोग। या चौथा, मूल्यांकन के 3 मॉडलों का प्रयोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मूल्यांकन की बहुविध मॉडलों का प्रयोग करना। लिखा है आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? पहला, अति लघुतरीय प्रश्न। दूसरा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तीसरा, निबंधनात्मक प्रश्न। या चौथा, वैकल्पिक प्रश्न। तो इसका सही जवाब होगा निबंधनात्मक प्रश्न। ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें बच्चों को रटने पर जोर दिया जाता है क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े आंसर्स होते हैं। आपको किसी छात्र के बारे में यह मूल्यांकन करना है कि वो दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करेंगे? पहला, अति लघुतरीय प्रश्न। निबंधनात्मक प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। या वैकल्पिक प्रश्न। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, निबंधनात्मक प्रश्न। यानी कि बच्चे का अगर व्यक्तिगत दृष्टिकोण जानना है कि वो बच्चा किस हद तक सोच सकता है तो आपको निबंधनात्मक प्रश्न को देना होगा। छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रकार के प्रश्न है अति लघुतरीय प्रश्न, लघुतरीय प्रश्न, निबंधनात्मक प्रश्न या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। यानी कि पूरक प्रश्न का मतलब ऐसे प्रश्नों से होता है जिसके अंदर सटीक जवाब का मतलब निकले। आप एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थी के ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बीच उनकी पहचान करने और उनके आपस का संबंध निर्धारित करने की योग्यता की जांच करना चाहते हैं। इसके लिए आपके किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए? पहला, निबंधनात्मक। दूसरा, अति लघुतरीय। तीसरा, वस्तुनिष्ठ। या चौथा, मिलान वाले प्रश्न। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निबंधनात्मक प्रश्न। अगर आप बच्चे के बीच विभिन्न पहलुओं के बीच उनकी पहचान करने और उनके आपस का संबंध निर्धारित करने की योग्यता की जाँच करना चाहते हैं तो आपको निबंधनात्मक प्रश्न की नीड पड़ेगी। प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं। पौधे एवं जानवरों के 4 अंतर बताइए। यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों का उदाहरण है? तो ये नॉर्मली आप बता सकते हैं ये लघुतरीय प्रश्नों का उदाहरण है क्योंकि इसमें नॉर्मली आपको क्या 2 से 4 यानी 4 अंतर, इसमें 4 अंतर बताना होगा और पौधों में 4 अंतर बताने के बाद आपको जानवरों में 4 अंतर बताना होगा। लिखा है कि एक चित्र के द्वारा एक डॉक्टर को रोग परीक्षण करते हुए दिखाया जा रहा है। ये कौन से प्रश्न का प्रकार है? चित्रात्मक प्रश्न, लघुतरीय प्रश्न, अति लघुतरीय प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसका सही जवाब साफ साफ यहाँ पे दिख जा रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चित्रात्मक प्रश्न। भारत की राजधानी देश है नई दिल्ली, पटना, ये किस प्रकार का प्रश्न है? यानी कि यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिया गया है कि नई दिल्ली है या पटना है। तो ये कौन सा प्रश्न है? तो आपको बता दूं कि यहाँ खाली स्थान को भरने वाला प्रश्न ये है क्योंकि यहाँ पे खाली स्थान यानी कि देश का इस्तेमाल किया गया है। चयन प्रकार के सभी प्रश्न डेश प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को आप क्या कहेंगे? वस्तुनिष्ठ, लघुतरीय, अति लघुतरीय, निबंधनात्मक प्रश्न। चयन प्रकार, चयन मतलब कि ऑप्शनल,
यानी ऑप्शनल मतलब आप कैसे कह सकते हैं, तो ये होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें क्वेश्चन एक होता है और ऑप्शन कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, जिसमें से आपको एक चयन करना पड़ता है। जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है? तो लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधनात्मक प्रश्न या वैकल्पिक प्रश्न? तो नॉर्मली इसका सही जवाब होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी विद्यार्थी अगर ज़्यादा है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के जरिए उनका जल्दी से मूल्यांकन किया जा सकता है। क्या है कि आकलन यानी असेसमेंट मूल्यांकन का संक्षिप्त प्रक्रिया है, विस्तृत प्रक्रिया है, बहुआयामी संकल्पना है, या उपयोग में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संक्षिप्त प्रक्रिया है। मूल्यांकन शिक्षण एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य करता है? पहला पूर्णबलन का, दूसरा समावेशन का, तीसरा अधिगमन का, या चौथा उपयोग में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पूर्णबलन का। लिखा है कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह देश की ओर संकेत करता है। सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, या सीखने का आकलन? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं बता दूं, सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन करना। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? पहला, ये मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। इसमें सूचना को सामान्यतः रूप से अंकों अथवा ग्रेडों के रूपांतरित किया जाता है। इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है। या चौथा, इसमें सूचना छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें सूचना छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है किंतु परिषद स्तर पर नहीं कहलाता है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन, निरीक्षण, अवलोकन या व्यापक मूल्यांकन? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यालय आधारित मूल्यांकन को एक ऐसा मूल्यांकन कहा जाता है जो विद्यालय परिषदों और दिशा निर्देशों के आधार पर तो होता है लेकिन परिषद स्तर पर नहीं। अधिगम के अक्षय मूल्यांकन के मानदंड है। पहला, युक्ति संगत होते हैं, ये विश्वसनीय होते हैं, ये तुलनीय होते हैं, या उपयुक्त में से सभी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से सभी। ये युक्ति संगत भी होते हैं, ये विश्वसनीय भी होते हैं और ये तुलनीय भी होते हैं। आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत अध्यापकों को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर प्राप्त होता है? पहला, वे क्या सीखते हैं, दूसरा वे क्या सोचते हैं, तीसरा वो कैसे सीखते हैं? केवल एक, बी और सी, ए और सी, या ये सभी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। यानी कि वे क्या सीखते हैं, वे क्या सोचते हैं, वे कैसे सीखते हैं, ये सब मूल्यांकन की वजह से संभव हो पाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक उद्देश्य नहीं है? इसमें आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, जो कि 1 है और 3 सही है, 1 गलत है। बच्चों पे पढ़ने वाले दबाव को कम करना, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का प्रयोग करना, निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था कराना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, जो कि क्या है, गलत है। क्योंकि हम किसी विद्यार्थी को उसके रुचि के अनुसार पढ़ने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बच्चा तो कुछ भी पढ़ सकता है। अगर हम सिलेबस के हिसाब से चले तब जाके बच्चे के अंदर क्या होगा, वो मूल्यांकन के स्तर पे पहुंच पाएगा। विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है बहुआयामी, एकल आयामी या संकीर्ण, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल। लिखा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है? एक बार के कार्यक्रम के बदलते निरंतर मूल्यांकन, छात्रों के शैक्षिक एवं शैक्षिक मूल्य पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन, तीसरा छात्रों की ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन, या चौथा छात्रों को याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, छात्रों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? याद रखने पर बल देने के लिए बदलने, सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, तीसरा अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, या चौथा बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावनात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। पढ़ाई के दौरान असफल होने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत होता है? रचनात्मक मूल्यांकन प्रणाली, योग्यात्मक मूल्यांकन प्रणाली, निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली, या उपयोग में से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है? पहला योगात्मक मूल्यांकन, दूसरा रचनात्मक मूल्यांकन, तीसरा निदानात्मक मूल्यांकन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, योगात्मक मूल्यांकन। लिखा कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? पहला, छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वह बेहतर ढंग से कार्य कर सके, दूसरा छात्रों के बीच तुलना करना, छात्रों के बारे में नकारात्मक बयान देना, या चौथा शिक्षार्थियों को मंद, कमजोर, बुद्धिमान आदि के स्वरूप में वर्गीकृत करना। ये क्या है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो लगता है उसका जवाब होगा छात्रों के फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वो बेहतर ढंग से कार्य कर सके। निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है? पहला निरीक्षण, दूसरा प्रश्नावली, तीसरा जांच सूची। केवल ए, बी, सी, या उपयोग में सभी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपयोग सभी। ये सभी क्या है? मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है।
पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? पहला, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। दूसरा, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन वर्ष के अंत के में एक बार होता है, जिससे छात्रों को सुविधा होती है। तीसरा, क्योंकि विद्यालय आधारित परीक्षा में अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है, या सभी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों को सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। लिखा है कि व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता? पहला, इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है। इसमें हमें रॉन्ग स्टेटमेंट जानना है। इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों की उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण किया जाता है। इसमें बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है, या मूल्यांकन को व्यापक एवं नियमित बनाया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसमें परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण किया जाता है, जो कि क्या है? स्टेटमेंट तो गलत है, मगर आंसर क्या है? सही है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? पहला, छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों के कौशल को, छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता का स्तर को। तीसरा, छात्रों के सामाजिक आर्थिक स्थिति को। या चौथा, छात्रों के व्यक्तिगत कौशल रुचि एवं अभिवृत्ति को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, छात्रों के सामाजिक आर्थिक स्थिति को। यानी कि बच्चे के आर्थिक स्थिति क्या है, इसका मूल्यांकन हम नहीं कर सकते कि उसके फैमिली में क्या प्रॉब्लम चल रही है, या फिर उसके फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। लिखा है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? पहला, प्रत्येक विद्यार्थियों की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना। दूसरा, बच्चों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करते रहना। शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनमें के बीच तुलना करना, या बच्चों को विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का अभिलेखबद्ध करना। तो इसका सही जवाब होगा शिक्षार्थी को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना, जो कि क्या